हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निधि, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी, चाहे वह भारतीय कला हो या फिर पाश्चात्य कला। जैसा कि आप सभी हमारे वीडियो देखते हुए आ रहे हैं कि हम प्रागैतिहासिक काल से लेकर संपूर्ण कला को चैप्टर वाइज आपको बताते हुए आ रहे हैं। आज के टॉपिक में हम राजस्थानी शैली को जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने दक्षिणी शैली को जाना था, आप लोगों को बताया था। राजस्थानी शैली के विषय में जानेंगे, उसके प्रमुख केंद्रों के विषय में जानेंगे, कौन से केंद्र पर कौन सा चित्रकार कार्य कर रहा था इसके विषय में जानेंगे। जो भी राजस्थानी शैली से संबंधित प्रश्न आपके पेपरों में आते हैं उन सभी को क्लियर करती हुई मैं चलूंगी। और अगर आपको प्रश्नों की वीडियो चाहिए तो मैंने लाइव क्लासेस में क्वेश्चंस भी राजस्थानी शैली के करा रखे हैं, तो अगर आप लोग नए हैं तो वहां जाकर आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं मेरे चैनल पर विजिट करके। आज हम राजस्थानी शैली के अंतर्गत आने वाले चारों केंद्रों के साथ चलेंगे और उसमें सबसे पहले मेवाड़ केंद्र के विषय में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम मेवाड़ शैली के विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे, फिर मारवाड़, फिर हड़ौती और ढूंढार के विषय में। तो आइए हम शुरू करते हैं राजस्थानी शैली। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि भारत में जब सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल आता है लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी में, तो 1500 ईस्वी में भारत में ईरानी शैली का आगमन होता है और ईरानी शैली के मिश्रण से भारत में कुछ नवीन शैलियों का जन्म होता है। भारतीय और ईरानी शैली के उस समय भारत में अपभ्रंश शैली चल रही थी जब आगमन होता है आपकी ईरानी शैली का। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि राजस्थानी शैली का जन्म कहाँ से हुआ, अगर आपको यही नहीं पता होगा तो अगर क्वेश्चन डाल देगा तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो जब ईरानी शैली का आगमन होता है, यहाँ अपभ्रंश शैली पहले से ही चल रही होती है, तो अपभ्रंश शैली और ईरानी शैली के मिश्रण से या कई अन्य शैलियों का जन्म होता है। भारतीय शैली के और ईरानी शैली के मिश्रण से कई अन्य नवीन शैलियों का जन्म होता है, जिनको क्षेत्रगत आधार पर चार भागों में बांट दिया जाता है, जिनमें दक्षिणी शैली, उसके विषय में मैं बता चुकी हूँ, दूसरा राजस्थानी, फिर मुगल और पहाड़ी शैली। तो ये चार शैलियों को क्षेत्रगत आधार पर बांटा जाता है। राजस्थानी शैली जो है ये भारत के पश्चिम भूभाग में पनपी थी, मतलब राजस्थान में पनपी थी, इसलिए इसको नाम राजस्थानी शैली दिया गया। तो आज इसी के विषय में हम जानेंगे किसने राजस्थानी शैली को अन्य कौन से नाम दिए, समय क्या रहा, किसने कौन से स्थान की स्थापना की थी, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थानी शैली की, जिसका समय क्या रहा, 1550 से 1900 ईस्वी तक इसका पूरा समय रहता है, पूरी समय सीमा रहती है, मतलब 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक। ठीक है, कितना, 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक इसका समय रहता है। किसका रहता है, राजस्थानी शैली का। अगर टाइम पूछ लिया जाए तो आपको 1550 से 1900 ईस्वी तक लगाना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका एक पॉइंट बन जाता है। अब पूछ लेता है चरमकाल। तो यहाँ आप देखते हैं राजस्थानी शैली का चरमकाल 17वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य रहता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप किसे चुनेंगे, आप 18वीं शताब्दी चुनेंगे। मोस्टली 18वीं शताब्दी को ही राजस्थानी शैली का चरमकाल माना जाता है। कुछ एक विद्वानों ने 17वीं माना है, इसलिए मैंने यहाँ पर 17वीं भी लिख दिया है। तो चरमकाल क्या हुआ, 18वीं शताब्दी। अब उसके बाद सबसे पहले किसी भी चीज का निर्माण देखते हैं किसे हुआ, तो अपभ्रंश तथा मुगल शैली के मिश्रण से जिस शैली का जन्म होता है वो राजस्थानी शैली है। अपभ्रंश और मुगल शैली के मिश्रण से राजस्थान में जिस नवीन शैली का जन्म हुआ वो मुगल शैली है। कैसे, जब आप देखते हैं राजस्थान में, राजस्थान की तरफ जैन और अपभ्रंश दो शैलियां चल रही, तो गुजरात और अपभ्रंश शैली दो शैलियां चल रही होती हैं। तो अपभ्रंश शैली, गुजरात शैली तो गुजरात में चल रही होती है, अपभ्रंश शैली जैन धर्म से संबंधित थी, पोथी चित्रण इसमें होता था। अब इसका मिश्रण हुआ, ये आई, कुछ प्रभाव इसके ऊपर आया तो हमारे चित्रकारों के ऊपर भी इसका प्रभाव आया और नवीन शैली का जन्म हुआ। वो शैली क्या कहलाई, राजस्थानी शैली कहलाई। इस राजस्थानी शैली को जयदेव के गीत गोविंद नामक ग्रंथ में चार भागों में बांटा गया है, ये भी आपको याद रखना है। किसमें बांटा गया है अगर आपसे पूछ ले तो गीत गोविंद में बांटा गया, ठीक है, गीत गोविंद। आपको बताना ये है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है, मैंने अभी बताया। अगर पूछ ले इसको बांटने का आधार क्या था, तो गीत गोविंद में वर्णित कला के आधार पर, उनके चित्रों के विवरण के आधार पर राजस्थानी शैली को चार भागों में
बांट दिया गया। अब वो 4 केंद्र कौन से थे, प्रमुख केंद्र, फिर उनके उप केंद्र। यहाँ आप ये स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे। तो यहाँ पर याद रखें कौन कौन से, ये गीत गोविंद में उन्होंने उल्लेख किया था ना कि 4 भाग हैं, ठीक है। उनमें कौन कौन सी उप शैलियां थी, राजस्थानी शैली की उप शैलियां और फिर उनके केंद्र, ठीक है। सबसे पहले आती है मेवाड़। मेवाड़ शैली सबसे पहले नंबर पर आती है, जिसमें उदयपुर इसका एक केंद्र था, नाथ द्वारा, देवगढ़, चावंड और शाहपुरा। ये केंद्र किसके अंतर्गत आते हैं, देखिए यहीं से आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। मान लीजिए दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उदयपुर का नहीं है, या किशनगढ़ किस शैली से संबंध रखता है, या झालावाड़ किस शैली से संबंध रखता है, या कौन सा केंद्र हड़ौती शैली का नहीं है या ढूंढार का नहीं है। तो ये आपको पूरे क्लियर याद होनी चाहिए। तो मेवाड़ में उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड और शाहपुरा मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। अगला आता है मारवाड़, ठीक है। मेवाड़ शैली के बाद आता है मारवाड़ शैली। मारवाड़ में जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर, अजमेर, नागौर और एक जैसलमेर, ठीक है। तो ये केंद्र किसके अंतर्गत आते हैं, आपके मारवाड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर, अजमेर, नागौर और जैसलमेर, ये भी आपको याद रखने हैं। फिर आती है हड़ौती। हड़ौती शैली बहुत छोटी है, इसको तो आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़। ये 3 केंद्र आपके हड़ौती के आ जाते हैं। ढूंढार शैली में देखिए हर किसी में जैसे इसमें है, उदयपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देवगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नाथद्वारा, चावंड और शाहपुरा भी थोड़े थोड़े हैं। अब आता है इसमें जोधपुर और किशनगढ़ मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसके अलावा भी पढ़ने तो आपको सारे ही हैं। जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुटअप करता है वो मैं बता रही, और इसके तीनों केंद्र आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। इसमें जैसे है, अब ढूंढार आता है, चौथा जो केंद्र उप शैली बताई गई वो ढूंढार थी। वो क्या थी, ढूंढार में कौन कौन से केंद्र आते हैं, जयपुर, अलवर, उनियारा, भरतपुर, शेखावाटी, धौलपुर, करौली और टोक। तो कुछ ये केंद्र आपके ढूंढार शैली के अंतर्गत आते हैं। हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ शैली को। तो सबसे पहले हमने इसका पूरा एक ढांचा देख लिया कि इसके कितने केंद्र थे, किस सन में इसका आरंभ हुआ, किन शैलियों के मिश्रण से बनी, इसका चरम काल क्या था, ठीक है, किसके आधार पर, किसमें उल्लिखित था, जिसके आधार पर इसे बांटा गया। तो अब हम मेवाड़ शैली को पढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं राजस्थानी शैली के ही अन्य नामों की, कुछ अन्य नाम भी राजस्थानी शैली को दिए गए, जैसे श्रृंगारिक शैली। क्यों, क्योंकि यहाँ के चित्र सबसे ज्यादा श्रृंगारिक हैं। यहाँ की नारी आकृतियां बहुत ही सुंदर बनाई गई हैं, लेकिन सजी धजी, ठीक है। श्रृंगार के मामले में यहाँ की नारी आकृतियां बहुत सुंदर हैं, जबकि पहाड़ी शैली की नारी आकृतियां स्वरूपगत बहुत सुंदर है। इसको अन्य नाम राजपूत शैली दिया गया, क्योंकि आप देखेंगे राजस्थान में मोस्टली राजपूत लोग थे, तो राजपूत शैली का नाम दिया गया। हिंदू शैली इसको नाम दिया गया। आप अपभ्रंश शैली में जब देखते हैं तो जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म का अंकन हुआ है, यहाँ पर भी हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अंकन हुआ, इसलिए राजस्थानी शैली को हिंदू शैली के नाम से भी जाना गया। अब राजस्थानी शैली का चित्रण विषय क्या था, तो हिंदू धार्मिक व साहित्यिक ग्रंथ थे, ठीक है। धार्मिक ग्रंथ जैसे भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीला का अंकन, रास लीला का अंकन, है ना। तो चित्रण विषय क्या रहा, हिंदू धार्मिक तथा साहित्यिक ग्रंथ रहे। आरंभिक चित्र इसके जो है 16वीं शती में उपलब्ध होते हैं, जहां से हमें पता चलता है इसका आरंभ 16वीं शती में हुआ है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए राजस्थानी शैली के आरंभिक चित्र कब प्राप्त होते हैं या कब उपलब्ध हुए, तो ये लिख देंगे 16वीं शताब्दी में उपलब्ध हुए। तो क्लियर रखना है, एक एक पॉइंट क्लियर रखना है, जहां भी आपको डाउट है आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। इन चित्रों का विषय जो था क्या था, जो हमारे राजस्थानी शैली के 16वीं शताब्दी के भी चित्र थे, इनका विषय क्या था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अपभ्रंश शैली में जब हम देखते हैं तो जैन धर्म से संबंधित चित्र बन रहे थे, है ना। गुजरात में जो है आपका हिंदू धार्मिक या वैष्णव धर्म के चित्र बन रहे थे, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ चित्रों का विषय क्या रहा, श्री कृष्ण लीला रही, नायक नायिका भेद का चित्रण हुआ है तथा रागमाला का चित्रण हुआ है, ठीक है। रागमाला, नायक नायिका भेद और कृष्ण लीला, भगवान कृष्ण की लीलाओं का
नायक नायिका भेद का और रागमाला का अंकन कहाँ हुआ है? आपकी राजस्थानी शैली में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रमुखता से रीतिकालीन तथा भक्तिकालीन साहित्यिक ग्रंथों का चित्रण हुआ, ये मैं संपूर्ण राजस्थानी शैली की बात कर रही हूँ, अभी मेवाड़ शैली की बात नहीं कर रही, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रमुखता से रीतिकालीन तथा भक्तिकालीन साहित्यिक ग्रंथों का चित्रण कहाँ हुआ है? तो आपको याद रखना है राजस्थानी शैली में हुआ है। हिंदी साहित्य में दो काल चलते हैं, रीतिकाल तथा भक्तिकाल। रीतिकाल में जो साहित्य लिखा गया उसमें राजाओं की प्रशंसा की गई थी और भगवान कृष्ण की भी प्रशंसा की गई थी, जैसे बिहारी दास हुए, केशव दास हुए, ये सब रीतिकालीन कवि थे। और केशव की कवि प्रिया, रसिक प्रिया, है ना, इन सब का चित्रण आपकी राजस्थानी शैली में मिलता है। बिहारी की बिहारी सतसई का चित्रण मिलता है, तो ये रीतिकालीन हो गए। सूरदास की बाल्य अवस्था, भगवान कृष्ण की बाल्यावस्था का वर्णन सूरदास ने किया और तुलसीदास ने, तो ये भक्ति काल के हैं। तो इनका भक्ति काल का भी, भक्तिकालीन साहित्यिक ग्रंथों का भी चित्रण हुआ, जैसे सूर सागर का चित्रण हुआ, रामायण या रामचरितमानस का हम कह सकते हैं चित्रण हुआ, तो ये भक्ति काल में आ जाता है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। कई बार इनको पूछ लेता है कि तुलसीदास और सूरदास किसके समय के थे, तो आपको याद रखना है कि ये जो है राजस्थानी शैली हम कह सकते हैं 15वीं 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में ये थे। अब वैसे तो राजा अकबर के समकालीन थे अगर मुगल शैली में बात की जाए। चित्रों का मूल स्रोत क्या था? अब मूल स्रोत जैसे हम कहते हैं कि ओरिजिनल, है ना, उदय कहाँ से हुआ, प्योर कहाँ से था, उसके बाद मिश्रण होता है मुगल शैली का। तो मूल स्रोत मतलब पहले से क्या था, ठीक है। तो लोक चित्रकला, अपभ्रंश शैली अथवा जैन शैली, पहले मूल स्रोत, पहले चित्रों का मूल स्रोत क्या था, जो जहां से विषय चुना गया, जहां से हम कहें कि आरंभ हुआ, तो लोक चित्रकला इसका मूल स्रोत थी। अपभ्रंश शैली और जैन शैली इसके मूल में थी, या हम कहें इसकी जड़ में थी, और फिर आगे मिश्रण होके इस शैली से आगे चित्रकार करते चले गए। अब एक पॉइंट और आता है, ये बिंदु आपको बहुत ध्यान रखना है, राजस्थानी शैली का नामकरण। कुछ विद्वान हुए जिन्होंने राजस्थानी शैली का नामकरण किया या उन्हें नाम दिया। तो राजपूत शैली आनंद कुमार स्वामी ने दिया है। एक एक नाम याद रखना, एक एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है। किसने राजस्थानी शैली को राजपूत शैली कहा? तो आनंद कुमार स्वामी ने कहा। किसने राजस्थानी शैली को राजस्थानी शैली नाम दिया? तो राय कृष्ण दास ने दिया। राजस्थानी शैली को हिंदू शैली नाम किसने दिया? तो एनसी मेहता ने दिया। मध्य देशीय शैली कौन कहता है? तो आपको याद रखना है आर्चर महोदय कहते हैं। प्रांतीय मुगल शैली किसने कहा है? तो यदुनाथ सरकार ने कहा है। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि एक एक नाम, एक एक पॉइंट आपको एक एक क्वेश्चन दे सकता है, कोई भी क्वेश्चन इनमें से आ सकता है, तो आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे मेवाड़ शैली की। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो जो लोग 2-4 मिनट की वीडियो देखने आते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी टॉपिक 2-4 मिनट में क्लियर नहीं हो सकता, तो आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और इनसे नोट्स बनाइए। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर जानकारी थोड़ी अच्छी है और टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आपको वो ले लेनी चाहिए, ठीक है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए, करते रहा करिए, ताकि हम आप लोगों से जुड़े रहें, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे मेवाड़ शैली की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेवाड़ शैली से आता है, आप बताइए कि मेवाड़ का चरम विकास किसके समय में हुआ? अभी मैं बताऊंगी आपको चरम काल किसके समय में रहा, और आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, बस कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। तो महाराणा जगत सिंह प्रथम, पूरी मेवाड़ शैली का अगर समय कहा जाए कि किसको माना जाए, तो महाराणा जगत सिंह प्रथम को हम मेवाड़ शैली का केंद्र मान सकते हैं, या हम कह सकते हैं मेवाड़ शैली से सबसे ज्यादा जुड़े रहे ये, ठीक है। स्थापना, मेवाड़ की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर ये स्थापना का मतलब है, अगर क्वेश्चन आए मेवाड़ की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिए 728 ईस्वी में बप्पा रावल ने मेवाड़ की स्थापना की थी, ठीक है, ना कि शैली की। मेवाड़ की स्थापना किसने की? 728 ईस्वी में बप्पा रावल ने की थी। अगला क्वेश्चन आता है, मेवाड़ शैली की स्थापना किसने की थी?
तो श्रृंगधर ने की थी। ठीक है, कौन था? श्रृंगधर एक चित्रकार था, श्रृंगधर ने मेवाड़ शैली की स्थापना की थी। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि यह किसके अनुसार मान्यता दी गई कि मेवाड़ शैली की स्थापना श्रृंगधर ने की थी? कौन मानता है इस बात को? ठीक है, किसके अनुसार? तो मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ, एक एक पॉइंट जो यहाँ पर आपको वन लाइनर टाइप से मिल रहा है, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट डाउन करके रखिएगा। मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ क्या है? सुपासना चर्यम है, 1423 ईस्वी का। ठीक है, क्या 1423 ईस्वी मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ क्या है? सुपासना चर्यम है। ठीक है, अच्छा ये जो है श्रृंगधर लामा तारानाथ के अनुसार, ये आपको याद रखना है, अगर आपने आंसर दिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लामा तारानाथ ऐसा मानते हैं। लामा तारानाथ कहाँ से संबंधित थे? तो तिब्बती थे। ठीक है, तिब्बती इतिहासकार थे। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब मेवाड़ शैली का चरम काल आता है, तो महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय में इसका चरम काल रहा। किसका? आपकी मेवाड़ शैली का, जिनका समय क्या था? 628 से 52 ईस्वी। इस हिसाब से जब आप देखते हैं तो 17वीं शताब्दी मेवाड़ शैली का चरम काल हो जाता है। ठीक है, मेवाड़ शैली का उजला रूप हमने देखा। प्रथम चित्रित ग्रंथ क्या था? सुपासनाचर्यम था। लेकिन उजला रूप मतलब मेवाड़ शैली के अच्छे चित्र कहाँ मिलते हैं? तो आपकी बिल्हड़ कृत चौर पंचाशिका में ये स्पष्ट हो जाता है कि मेवाड़ शैली ही ये है और मेवाड़ शैली से ही संबंधित ये चित्र हैं। तो उजला रूप क्या मतलब अच्छा स्वरूप कहाँ मिलता है? तो बिल्हड़ ने लिखी चौर पंचाशिका। अब आ सकता है चौर पंचाशिका के लेखक कौन है? तो आपको स्पष्ट होना चाहिए बिल्हड़ है, और 1540 में इसकी रचना हुई थी, मतलब 16वीं शताब्दी में। ठीक है, मेवाड़ शैली की सबसे अच्छी कृति कौन सी है? तो रागमाला है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ शैली की सबसे अच्छी कृति कौन सी है या सबसे सुंदर कृति कौन सी है? तो रागमाला का सबसे सुंदरता से चित्रण कहा किया गया है, आपकी मेवाड़ शैली में किया गया है। मेवाड़ शैली को ही ठाठ राजस्थानी शैली के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि मेवाड़ शैली को किस शैली, मेवाड़ में किस शैली को ठाठ राजस्थानी शैली के नाम से जानते हैं? तो आप सीधा आंसर दे देंगे ठाठ राजस्थानी या ठेठ राजस्थानी शैली को के नाम से मेवाड़ शैली को जानते हैं। अच्छा, मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो आपको लगा देना है तिवेर को कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ये ध्यान ही रखना है। मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? तिवेर को कहा जाता है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है? तो हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम मेवाड़ शैली के प्रमुख केंद्रों के विषय में देख लेते हैं। मेवाड़ शैली के विषय में जान लिया, तो प्रमुख केंद्रों के विषय में जब हम देखते हैं, सबसे पहला केंद्र जो मेवाड़ शैली का है वो है उदयपुर। क्या है? उदयपुर। इसे उदयपुर शैली के नाम से भी कई बार जान लेते हैं, लेकिन मेवाड़ का प्रमुख केंद्र क्या है? तो उदयपुर है। उदयपुर की स्थापना 1557 से 58 ईस्वी में, उदयपुर शैली की स्थापना 1557-58 ईस्वी में उदय सिंह प्रथम ने की थी। ठीक है, किसने की थी? उदय सिंह प्रथम ने की थी 1557 या 58 ईस्वी में। तो इसका चित्रण विषय क्या रहा? हिंदू धार्मिक व साहित्यिक ग्रंथ एज यूजुअल, क्योंकि यहाँ कृष्ण से संबंधित बहुत ज्यादा चित्रण हुआ है। ठीक है, हिंदू धार्मिक व साहित्यिक चित्रण रहा है। कहाँ? आपके उदयपुर में, मेवाड़ शैली के प्रमुख केंद्र उदयपुर में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं प्रमुख चित्रकारों के विषय में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बिंदु इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से ये लिख लेना है या सुन लेना है या आप स्क्रीनशॉट ले, जैसे भी करना है, लेकिन आपको याद रखना है। प्रमुख चित्रकार कौन थे? साहबदीन, मनोहर, निसारदीन, नानाराम। उनमें भी उदयपुर का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? तो आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? साहबदीन जो था उदयपुर का प्रमुख चित्रकार था। ठीक है, बाकी ये चित्रकार भी उदयपुर से संबंध रखते थे। अब बात आती है मेवाड़ शैली में कुछ भित्ति चित्र भी बने, जो हवेलियां चित्रित हुई हैं उनकी, तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार हवेलियों के विषय में पूछ लेता है। बापना जी की हवेली, जगनिवास महल, मर्दाना महल और जनाना महल, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट मैं बताती चल रही हूँ, आप लोग बताते रहिएगा, जो भी आपको समझ में ना आए
अब बात आती है चित्रित ग्रंथ की। उदयपुर में कौन से ग्रंथों का चित्रण हुआ है? तो क्योंकि हमें ज्यादातर चित्र कहाँ मिलते हैं, ग्रंथों में मिलते हैं, लघु चित्र कला शैली है ये, लघु चित्रण हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए मोस्टली ग्रंथों में चित्रण मिलता है। पूछा जाता है कि रामायण का चित्रण कब हुआ था, किस चित्रकार ने किया था, ये कहाँ संग्रहित है, सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। उदयपुर में रामायण का चित्रण हुआ है कब? 1649 से 51 ईस्वी के मध्य हुआ है, ठीक है, 1649 से 51 तक इसका चित्रण हुआ। चित्रकार कौन था? तो मनोहर ने रामायण का चित्रण किया है, ये भी ध्यान रखना। ये संग्रहित कहाँ है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में ये रामायण के चित्र संग्रहित हैं, उदयपुर शैली से प्राप्त। ठीक है, क्लियर होना चाहिए एक एक चीज आपको। अगला ग्रंथ है भागवत पुराण, भगवान कृष्ण से संबंधित है, हिंदू धार्मिक ग्रंथ है। 1648 या 49 में इसका चित्रण हुआ है, दोनों मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। फिर गीत गोविंद 1629 में इसका चित्रण हुआ है। रसिक प्रिया 1628 में चित्रित की गई है, ठीक है। बिहारी सतसई का भी चित्रण हुआ है और सूर सागर का भी चित्रण हुआ है। तो अब भागवत पुराण, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, बिहारी सतसई और सूर सागर सभी का चित्रण किसने किया? साहबदीन ने किया, क्योंकि साहबदीन उदयपुर का प्रमुख चित्रकार था। ठीक है, इनका चित्रण किसने किया? अब आपसे पूछ ले भागवत, आपको बताना है रसिक प्रिया का चित्रकार कौन है, उदयपुर में चित्रित रसिक प्रिया का चित्रकार कौन है, या समय पूछ ले तो भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है रागमाला। तो रागमाला का चित्रण निसारदीन ने किया 1628 ईस्वी में, ठीक है, 17वीं शताब्दी, और 1628 ईस्वी में निसारदीन ने रागमाला का चित्रण किया। मारू रागिनी भी चित्र आपके उदयपुर शैली का है, उदयपुर या मेवाड़ शैली भी कह सकते हैं। फिर ढोला मारू 1592 में यहाँ पर इसका चित्रण हुआ है। कब? ढोला मारू की जब हम बात करेंगे तो 1592 में, मतलब लगभग 17वीं शताब्दी के अंत में इसका चित्रण हुआ। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ढोला मारू एक प्रेम कहानी है राजस्थान की, मारू और ढोला और मारवनी की, ठीक है, तो जिसमें ऊंट पर सवार है। इसका चित्र आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है कि ढोला मारू चित्र कहाँ का फेमस है, जिसमें ढोला और मारू, ढोला और रागिनी या मारू मारवानी दोनों एक पशु ऊंट पर सवार हैं, आपको बताना है ये चित्र कहाँ का है। अब हम मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्र देख लेते हैं। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्र, मेवाड़ में भी उदयपुर के प्रमुख चित्र याद रखना, एक एक चित्र पेपर में आता है, कहीं से भी दे सकते हैं। तो गिरि गोवर्धन चित्र कहाँ है? भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है, उदयपुर में ही चित्रित हुआ है। यौवन की अंगड़ाई उदयपुर का चित्र है। रागिनी कुमारू उदयपुर का चित्र है। भीम सिंह का जुलूस जिसे साहबुद्दीन ने चित्रित किया है, यह भी उदयपुर का चित्र है। दशरथ का लौटते हुए जुलूस रामायण का चित्र है, मनोहर के द्वारा चित्रित किया गया है, ठीक है। राधा कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए चित्र है उदयपुर का। राधा कृष्ण दर्पण देखते हुए चित्र है उदयपुर का। माता पुत्र चित्र उदयपुर का है। सूरदास की विभिन्न मुद्राओं का अंकन भी उदयपुर का चित्र है। सूकर क्षेत्र महात्म्य साहबदीन द्वारा 1655 ईस्वी में चित्रित किया गया है। भ्रमर गीत साहबदीन ने चित्रित किया है। देखिए, जब आप सूरदास से संबंधित चित्रों को देखते हैं तो साहबदीन के द्वारा चित्रित किया गया है, और उनमें क्या है? कृष्ण का चित्रण है। और भ्रमर गीत, वैसे आपको बता दूं कि भ्रमर गीत में जो है उद्धव आते हैं, कृष्ण जी जब उन्हें भेजते हैं वृंदावन उद्धव जी को, हाँ, गोपियों से मिलने, कहते हैं जब भगवान कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उद्धव जी को ये घमंड होता है ना कि मैं भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त हूँ, तो वो कहते हैं कि आप ऐसा करो कि वृंदावन चले जाओ और वहां तुम गोपियों को ये अपना योग सिखा दो ताकि गोपियां मुझे भूल जाएं। उसी समय का पूरा वर्णन है। और जब उद्धव जी वापस आते हैं द्वारिका भगवान कृष्ण के पास, तो उनकी स्थिति ये होती है कि वो गोकुल से, वृंदावन से वापस जाना नहीं चाहते। वही चित्रण, वही स्थितियों का चित्रण कहाँ किया गया है? तो भ्रमर गीत में किया गया है, ठीक है। अब आते हैं नाथ द्वारा पर। नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या था? आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। चलिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, प्राचीन नाम था समसिहाड़। पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। स्थापना कब हुई? तो 1672 ईस्वी में श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना के ही साथ नाथ द्वारा शैली की स्थापना हो जाती है। किसके? श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना के साथ जिस शैली की स्थापना होती है वो कौन सी शैली है? तो आपकी नाथ द्वारा शैली है, ठीक है। उस समय काफी विद्रोह हुआ था
काफी परेशान थे राजा लोग, तो भगवान श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर ये नाथ द्वारा पहुंचते हैं और वही नाथ द्वारा की स्थापना होती है। अब नाथ द्वारा का चित्रण विषय क्या होगा, तो श्रीनाथ जी के त्योहार, जितने श्रीनाथ जी से संबंधित त्योहार हैं और उनके पिछवाई फड़ का चित्रण हुआ है। फड़ कह सकते हैं, पड़ कह सकते हैं, फड़ों का कह सकते हैं। तो जो श्रीनाथ जी से संबंधित त्योहार थे उनका चित्रण। पिछवाई फड़ क्या होता है ये भी बता दो। भगवान श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है, ठीक है, जो मूर्ति है इसके पीछे जो पर्दे लगाए जाते हैं, पिछवाई, ठीक है, मतलब पीछे लगाने वाले पर्दे या फड़, इन पर चित्रित किया जाता है कमल के फूलों को, पत्तियों को, श्रीनाथ जी के स्वरूप को। तो वो पिछवाई फड़ का चित्रण कहाँ हुआ है, नाथ द्वारा में हुआ है। अब नाथ द्वारा का चरम विकास किसके समय हुआ, गोवर्धन के समय हुआ, 18वीं शताब्दी में, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं जब 18वीं शताब्दी में इसका जो है चरम विकास होता है। देखिए मोस्टली राजस्थानी शैली का विकास, चरम चरम विकास 18वीं शताब्दी में ही रहा। नाथ द्वारा के प्रमुख चित्रकारों की बात करेंगे तो बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, हरदेव, भगवान, घासीराम, कमला, इलायची, ये सब चित्रकार कहाँ से संबंधित हैं, तो नाथ द्वारा से संबंधित है। नाथ द्वारा का एक चित्र है बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण पर्वत को उठाए हुए, ठीक है, बाल रूप में गोवर्धन, हम कह सकते हैं गोवर्धन धारी, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, बाल रूप में गोवर्धनधारी कृष्ण कहाँ चित्रित हैं, तो नाथ द्वारा में चित्रित हैं, ये आपको याद रखना है। अगला जो केंद्र है हमारा मेवाड़ शैली का, देवगढ़ है। मेवाड़ की उप शैली है ये, मेवाड़ का उप केंद्र कह सकते हैं, क्योंकि मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र उदयपुर और दूसरा देवगढ़। अब देवगढ़ और उदयपुर में अंतर क्या है कि देवगढ़, उदयपुर में श्री कृष्ण के चित्र हैं, या हम कह सकते हैं धार्मिक ग्रंथों का चित्रण हुआ, लेकिन यहाँ शिकारी व दरबारी चित्रण हुआ है। शिकारी व दरबारी चित्रण विषय रहा है कहाँ, देवगढ़ में। देवगढ़ की स्थापना किसके समय में हुई, तो महाराणा जयसिंह द्वितीय के समय में रावत द्वारिका दास चूड़ावत ने की थी। कब की थी, 1680 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद ही रखना है, ठीक है। देवगढ़ शैली की खोज भी पूछी जाती है, किसने की थी, तो श्रीधर अंधारे ने देवगढ़ शैली की खोज की थी। देवगढ़ के प्रमुख चित्रों की बात, प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो बगता, कवला प्रथम, कवला द्वितीय, चौखा, बैजनाथ, हरिचंद और नंगा, ये सब कहाँ से संबंधित हैं, तो आपको याद रखना है देवगढ़ शैली से संबंधित हैं। अब हम बात करेंगे देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रों के विषय में। देखिए उदयपुर और देवगढ़ दो जगह पर बहुत ज्यादा चित्र मिले, नाथ द्वारा में एक ही चित्र है तो वो याद रखना है। देवगढ़ में जो चित्र हैं, कुंवर अनूप सिंह द्वारा सुअर का शिकार, ये बगता के द्वारा चित्रित है, इसका पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक एक क्वेश्चन, एक एक चित्रकार, एक एक चित्र, ठीक है। देवगढ़ शैली का प्रमुख चित्र क्या है, कुंवर अनूप सिंह द्वारा सुअर का शिकार बगता द्वारा चित्रित है। शिकारी कुत्ते कुत्ते का चित्र कहाँ से मिलता है भाई, जहां शिकार के चित्रण हुआ होगा वहीं मिलेगा। तो शिकारी कुत्ते का चित्र कहाँ मिलता है, तो आपको देवगढ़ शैली में मिलता है। कर्नल टाड की सवारी कहाँ चित्रित है, बैजनाथ के द्वारा चित्रित की गई। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं, आपसे पहले क्वेश्चन पूछती हूँ कि राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी, पूरा विस्तृत से, किसने किया था, किस पुस्तक में किया था, कब किया था, ठीक है। नाहर सिंह द्वारा सुअर का शिकार चित्र किसका है, बैजनाथ का है। रति क्रीड़ा चित्र किसका है, चौखा ने चित्रित किया, और कहाँ चित्रित है, तो देवगढ़ में चित्रित है। गोधूली बेला चौखा ने चित्रित किया, देवगढ़ में चित्रित है। अब देवगढ़ में जो हवेलियां चित्रित है उनकी बात करें तो मोती महल और अजारा जी की ओबरी, दो ही हवेलियां मोस्टली यहाँ पर चित्रित मिली है। अगला केंद्र है चावंड मेवाड़ शैली का। यहाँ पर एक चीज है और वही बहुत महत्वपूर्ण है, एक चित्रित ग्रंथ है रागमाला, चावंड रागमाला पूछी जाती है। 1605 ईस्वी में इसका चित्रण हुआ, निसार दिन और साहब दिन ने इसका चित्रण किया है, ठीक है। संग्रहित कहाँ है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, आपको याद रखना है, ठीक है। चावंड से इतना ही पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मेवाड़ शैली की विशेषताओं के विषय में। पूरी मेवाड़ शैली के केंद्रों को मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ क्या हमें देखना है,
कई बार विशेषताएं पूछ ली जाती हैं, तो आपको विशेषताएं याद होनी चाहिए। मोटी व नाटी आकृतियों को बनाया गया है। मोटी नाटी आकृतियां आप देख सकते हैं, इन पर अपभ्रंश शैली का प्रभाव होने के कारण यहाँ मोटी व नाटी आकृतियां बनी, क्योंकि एक मेवाड़ शैली ही ऐसी थी जिस पर पाश्चात्य कला का प्रभाव, या हम कह सकते हैं मुगल शैली का बहुत कम प्रभाव था। ठीक है। आंखें जो थी कैसी थी, मीनाकृत आंखें बनाई गई थी, मतलब मछली के आकार की आंखें बनाई गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। मीनाकृत आंखें कहाँ की विशेषता है, तो आपकी मेवाड़ शैली की है। बाकी अपभ्रंश में परवल या पटोल की सी बनी है। ठीक है। पशु पक्षियों को गुड्डे गुड़ियों के समान बनाया गया है। यहाँ आप देखेंगे कुछ इस तरीके से, गुड्डे गुड़ियों के समान। क्यों? अपभ्रंश शैली में आपने देखा था कि पशु पक्षियों का चित्रण जो है गुड्डे गुड़ियों के समान हुआ है, वैसे ही चित्रण आपकी मेवाड़ शैली में हुआ है। मेवाड़ शैली में हाशिए लाल रंग से बनाए गए हैं, लेकिन इनमें अलंकरण नहीं है। मेवाड़ शैली में हाशिए कैसे थे, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना, इनमें अलंकरण नहीं है। चटकीले रंगों का प्रयोग हुआ है और प्रकृति को अलंकारिक रूप में चित्रित किया गया है मेवाड़ शैली में। साथ ही चांद तारों का अंकन भी आपको मेवाड़ शैली में प्राप्त होता है। अब वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ प्रश्न दिए हैं, तो आपको बताना है मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल किसके समय में रहा। जल्दी से कमेंट कीजिए। आप अगर यहाँ तक आए हैं तो मतलब है आप कुछ अचीव करना चाहते हैं। अगला है सूत्रधार मंडन, यहाँ पर है सूत्रधार मंडन किस राजा के दरबार में थे जिन्होंने मंडन ग्रंथों की रचना की थी। वो 1 मिनट, मुगल चित्रकला के, यहाँ पर है मुगल चित्रकला के तर्ज पर उदयपुर में एक चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था। आप लोगों को पता होगा कि मुगल कला में मुगल काल में या मुगल कला में जब सम्राट अकबर आते तो वो चित्रशालाओं का निर्माण करवाते हैं, उसी के तर्ज पर एक चित्रशाला का निर्माण उदयपुर में किसने करवाया था, आपको बताना है। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र क्या था, तो पहले का उत्तर क्या होगा, राणा कुंभा। ठीक है, क्योंकि जब आप मेवाड़ शैली का चरम काल देखते हैं तो महाराणा जयसिंह द्वितीय, जयसिंह प्रथम थे। कौन थे, महाराणा आपके जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम थे आपके मेवाड़ शैली के स्वर्णकाल में। और मेवाड़ इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाए तो महाराणा कुंभा के समय में मेवाड़ इतिहास का स्वर्णकाल था। इतिहास और शैली में अंतर है। और बात आती है सूत्रधार मंडन की, तो सूत्रधार मंडन भी महाराणा कुंभा के ही समय में थे, जिन्होंने बहुत सारे मंडन ग्रंथों की रचना की थी। कौन थे, महाराणा कुंभा। ठीक है, महाराणा कुंभा के ही समय में थे। मुगल चित्रकला के तर्ज पर किस चित्रकार ने कारखाना या हम कह सकते चित्रशाला का निर्माण करवाया था, तो कौन थे, जगत सिंह प्रथम ही थे। ठीक है। अगला, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन था, तो उदयपुर था। तो इस तरीके से आज की वीडियो पूर्ण हुई। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि चैप्टर वाइज ऐसी ही वीडियो आपको और मिलती रहेंगी। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगती है कि वीडियो उपयोगी है तो आप इसे शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोग इसे देख सके और उनका भी लाभ हो सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।